आज की परिस्थिति में तो मैं ये कह सकता हूँ कि न बीजेपी पे उम्मीदवार है, न जेजेपी पे, न कांग्रेस। सरकार तो है ही नहीं कोई। ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की संपत्ति को लूट के खा रहे। इस देश के हर प्रदेश में जाऊंगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात करूंगा और सबको साथ विचार विमर्श करके हम तीसरे मोर्चे का गठन करने में सफलता प्राप्त करें। आज हालत ये है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने उसका हेलीकॉप्टर में उतरने की। इसलिए अब के चाहे मुझे फांसी टूटना पड़े, मैं हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दूंगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव होना है। किसानों का लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारियों में जुट गए हैं। क्या रहेगा तीसरे मोर्चे का स्वरूप, क्या रहेगा ऐलनाबाद में, क्या किसानों की मांगें मानी जाएंगी, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से। चौटाला साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐलनाबाद उपचुनाव 6 महीने के भीतर होना था, ये अवधि बीत चुकी है। सरकार उपचुनाव क्यों नहीं करवा रही? सरकार डरी हुई है जी। सरकार को इस बात का डर है कि इस चुनाव में तुम्हारी जमानत जब्त होगी। जी, तो आप क्या मानते हैं कि आपका मुकाबला भाजपा जसपा गठबंधन से है या कांग्रेस के उम्मीदवार से? आज की परिस्थिति में तो मैं ये कह सकता हूँ कि न बीजेपी पे उम्मीदवार है, न जेजेपी पे, न कांग्रेस। जी। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पास ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो सब इनेलो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब भी ऐलनाबाद उपचुनाव होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। अदालती दिक्कतों की वजह से आपके चुनाव लड़ने पर रोक है। आपकी तरफ से चुनाव आयोग में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। आपको लगता है कि ऐलनाबाद उपचुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन इस पे कोई फैसला दे देगा? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो क्या करेगा। जी। कि मेरे चुनाव लड़ने का जहाँ तक संबंध है, ये मेरे इख्तियार में नहीं, मेरी पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उस पर अमल करूँगा। और अगर इलेक्शन कमीशन से राहत नहीं मिलती है तो क्या इनेलो की तरफ से अदालत का दरवाजा इस मुद्दे को लेकर खटखटाने की कोई है बात? अब देखते हैं कौन अपील करता है जी। और उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। मतलब आपके मसले पर जो इलेक्शन कमीशन में अर्जी दी गई है, उसमें शायद ऐसा कोई एक पुराना उदाहरण बताते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री को इस तरह की कुछ राहत मिली थी। उसी तर्ज पे आपको राहत मिलने की उम्मीद है? उम्मीद पर दुनिया कायम। जी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपना निर्णय दे। जी। अब वो क्या निर्णय देंगे ये तो उनके सोचने का काम। हमने इलेक्शन कमीशन पे दरख्वास्त दी है। जी। वो हमारी दरख्वास्त पे क्या फैसला करते हैं, अगर वो फैसला हमारे हक में करेंगे तो वेल एंड गुड, जी। नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो साहब, ये ऐलनाबाद सीट है, ये आपकी परंपरागत सीट है। आप ही की पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतती रही, चाहे वो रिजर्व रही हो चाहे जनरल सीट रही हो। वहां से अभय सिंह चौटाला जी कई चुनाव जीत चुके हैं। तो अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं और निर्वाचन आयोग कोई फैसला अभी नहीं करता है, तो क्या अभय सिंह चौटाला को ही वहां से आजमाया जाएगा या आपके पोते अर्जुन चौटाला भी मैदान में उतर सकते हैं? ये न मेरे इख्तियार में है, जी, न अभय के इख्तियार में है, न अर्जुन के इख्तियार में है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस पर अमल करेंगे। जी। इनेलो की तरफ से आप हमेशा मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे। आपसे पहले चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे और इस जब तक पार्टी में विघटन नहीं हुआ था तब तक ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार इनेलो हर हाल में सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि पार्टी में विघटन हो गया। बीजेपी जसपा गठबंधन ने मिलकर सरकार बना ली। इनेलो जब अगली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा आप होंगे, अभय सिंह चौटाला होंगे या कोई और तीसरा चेहरा सामने आएगा? ये तो चुनाव पर निर्भर करता है जी। कि कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, जी। कौन जीत के आएगा, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, जी। उसके बाद तय किया जाएगा। तो साहब, अदालती दिक्कतों की वजह से
आप लोगों के बीच में लंबे समय तक नहीं रहे। इस बीच संगठन थोड़ा कमजोर पड़ा। अब आपने नए सिरे से कमान संभाल लिए, पूरे राज्य का दौरा करेंगे आप, पार्टी को, संगठन को फिर से खड़ा करेंगे। आपको ये उम्मीद है कि लोग उसी तरह से जैसे पहले आपके साथ थे, पार्टी के साथ फिर से जुड़ जाएंगे? आपको सुन के ताज्जुब होगा जी कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत कर दिया। जी और आज हर आदमी की जबान पे एक बात है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग, नकारा एक खुदा। जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। अभी जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो साहब जिनको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही और लोग परेशान? ताज्जुब की बात तो ये है कि आप बार बार सरकार की बात कर रहे हो। सरकार तो है ही नहीं कोई, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जी, जो दोनों हाथों से प्रदेश की संपत्ति को लूट के खा रहे हैं। तो ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे, उनके पास जाता है और उनसे सीधा ले रहे हैं। एक बेरोजगारी इस समय हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की दर पर चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी अपोजिशन पार्टियां हो, वो सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हमने 75% हरियाणा के लोगों को प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी देने के लिए कानून बना दिया। आपको लगता है कि ये कानून कारगर होगा और बेरोजगारी स्टेट से दूर हो पाएगी? सरकार की नीति अगर साफ हो जी तो सारे हालात ठीक हो सकते हैं सब, लेकिन सरकार की जब नीति ठीक नहीं है, सरकार स्वयं जब लूटने पर लगी है, तो फिर बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? और बेरोजगारी के खिलाफ आज मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि चाहे ये नाम का किसान आंदोलन है, लेकिन आज इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, सभी लोग इसमें शामिल हैं कि नहीं? इससे साफ जाहिर है कि लोग इस शासन तंत्र से दुखी, और दुखी लोग जब मन बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सत्ता का पतन हो। तो साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार ये कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग बॉर्डर पे बैठे हैं और उन्हें किसान कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो आगे नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में चुनाव लड़ने के इच्छुक जो लोग हैं, उनका एक जमावड़ा है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर व्यक्ति की सोच होती है वो चुनाव लड़े, सत्ता बनाए, जनहित के कामों में रुचि। तो आपके हिसाब से वहाँ किसान ही है या चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं? नहीं, वहाँ किसान है और वो किसान हैं जो दुखी, जो बेरोजगार है, जिनके रोजगार के साधन सारे समाप्त हो चुके हैं। पिछले 7-8 महीने से जो साहब ये आंदोलन जारी है, बहुत से लोगों की जान चली गई है। पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक हैं राजकुमार वेरका, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी बात हुई है और पंजाब के जो 220 लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी एक सूची बनाई जा रही है ताकि उनके पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जा सके। हरियाणा सरकार ने ना कोई मुआवजा दिया, ना किसानों की कोई सुध ली है। आपको लगता है कि हरियाणा के जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन में, उनको कोई मुआवजा या सरकारी नौकरी का प्रावधान करना चाहिए सरकार को? इस आंदोलन में जो लोग जुटे हुए हैं उनकी सबसे ज्यादा मदद जो है वो हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से की जाती है। मेरी पार्टी ने उन लोगों के ठहरने के लिए शामियाने उपलब्ध कराए हैं, सोने के लिए चारपाइयाँ दी हैं, खाने के लिए राशन भिजवाए हैं, उसको पकाने के लिए गैस के सिलेंडर दिए हैं। अगर बिजली चली जाए तो उनको जनरेटर और कूलर दिए, ठंडा पानी भी उपलब्ध कराया। और आपने जैसे बताया कि कुछ लोग मर गए, बीमार आदमी के इलाज के लिए
सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी ने 40-40 बेड के 2 हॉस्पिटल बनाए, यहाँ निःशुल्क इलाज हो रहा है। अभय सिंह चौटाला जी उद्घाटन करके आए अस्पताल का। तो ये जो अस्पताल है, निःशुल्क अस्पताल, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, अस्पताल यूं ही चलते रहेंगे? अस्पताल तो बाद में भी चलते रहे। अच्छा, बाद में भी चलते रहेंगे। तो साहब, केंद्र सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान करें बातचीत के लिए, हम भी तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, और किसान जब तक अपने कानून वापस नहीं लेते, किसान पीछे नहीं हटने वाले। आपको क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार और किसान संगठन आपस में इसी तरह जिद पे अड़े रहेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है जी कि इसका फैसला क्या होगा। केंद्र की सरकार बजिद है जी कि वो कानून विड्रा नहीं करेगी, हाँ जी, और आंदोलनकारी इस बात पे बजिद है कि वो हर हालत में सरकार को मजबूर करेंगे कि उसकी कानून वापस लें। जी। तो लड़ाई का क्या परिणाम निकलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। आपने चौटाला साहब ये कहा है कि भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं, और इसी के मद्देनजर आपने तीसरा मोर्चा गठित करने की प्रयास शुरू कर दिए हैं, और आपने कहा भी है कि ये तीसरा मोर्चा जो भाजपा विरोधी पार्टियां उनको एक मंच पे लाएंगे, और आप सभी राज्यों का दौरा करेंगे। तो ये दौरा कब से शुरू होगा, और कब तक आपको उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा शक्ल ले लेगा? मैं अगले पूरे महीने में इस देश के हर प्रदेश में जाऊंगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात करूंगा जी, और सबको साथ विचार विमर्श करके तीसरे मोर्चे का गठन करने में सफलता प्राप्त करें। आपने बताया है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने वाले हैं। वो आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठ के दोपहर का भोजन करेंगे, राजनीतिक चर्चा भी होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी तो खुद बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं? अब ये तो नीतीश कुमार जी ने सोचना है कि वो क्या करेंगे, जी लेकिन मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, जी और उस संबंधों के दृष्टिगत मुझे खुशी है वो मेरे पास आएंगे, मेरे साथ बैठ के भोजन करेंगे, और 2 राजनेता जो आपस में बैठ के बात करेंगे, निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा हो। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव जो हैं केसी त्यागी साहब, वो आपसे मिले थे, उसके बाद ही शायद नीतीश कुमार जी से बातचीत आगे बढ़ी है। अभी दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई हुई है, तो इसी दौरान क्या आपकी उनसे मुलाकात होगी, या फिर आगे की कोई तारीख आप तय करेंगे उनसे बातचीत के लिए? मैं उनसे मिलूंगा, जरूर बातचीत करूंगा। जी कब मुलाकात हो, कहाँ पे हो, हम्म। ये तो उनसे बात करने पे पता चलेगा। तो साहब, एक ज़माने में 89 में चौधरी देवीलाल जी ने सारी पार्टियों को मिला के कांग्रेस के खिलाफ एक मंच पर खड़ा कर दिया था, और हम इस बात के गवाह हैं। लोकसभा चुनाव में देवीलाल जी के साथ एक महीने रथ में हमारी भी ड्यूटी लगी थी, तो वो कांग्रेस को धराशायी करके जनता दल को सत्ता में ले आए। अब आपने प्रयास शुरू किया है, आपको लगता है कि भाजपा विरोधी सभी दलों को आप एक मंच पे ले आएंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बन पाएगी केंद्र में? मेरी हताल वसी कोशिश ये होगी कि सबको एक मंच पर लाऊं। जी। उसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी ये मैं आज नहीं कह सकता। तो इतिहास में हमने देखा है चौधरी साहब कि जब कई दल मिलके एक पार्टी बनाते हैं, या गठबंधन बनता है, या मोर्चा बनता है, वो सत्ता में तो आ जाता है, लेकिन लंबा नहीं चल पाता। धीरे धीरे सभी पार्टियों के अपने स्वार्थ है, खींचतान ऐसी होती है कि वो जल्दी गिर जाती है सरकार। तो ये तीसरे मोर्चे की रूपरेखा क्या होगी कि अगर वो मिलके एक मंच पर आए तो लंबे समय तक साथ चल सके? बातचीत में से ही परिणाम निकलेंगे। जी। कैसा सुखद परिणाम निकलेगा ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। तो पहले जो मोर्चे जो साहब बनते रहे वो कांग्रेस के खिलाफ बनते रहे, अब आप मोर्चा भाजपा के खिलाफ बना रहे हैं। कांग्रेस की सभी स्टेट्स में इकाइयां हैं, बड़ी पार्टी है, लंबे समय तक सत्ता में रही है, क्या तीसरे मोर्चे में आप कांग्रेस को भी शामिल करेंगे? हमारे साथ कोई भी शामिल होना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। जी। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हम राष्ट्र हित के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करने के पक्ष पर। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया जी।
कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करेगी। जी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अभी आपने कहा है कि जो देवीलाल जी की जयंती पर आप एक बड़ी रैली करेंगे तो हर साल ही करते हैं। हाँ, और उम्मीद कर रहे हैं इस रैली में तीसरा मोर्चा कोई आकार लेगा और उसके घोषणा आप उस रैली में करेंगे। तो समय थोड़ा कम लगता है क्योंकि बहुत सारे दलों को आपको इकट्ठा करना है आपने, अभी तो और 2 महीने का समय बाकी है। 2 महीने पड़े। 2 महीने में ये सब कवायद पूरी हो जाएगी। 2 महीने का तो बहुत समय बड़ा होता है जी। तो कहाँ रैली करेंगे चौधरी साहब, और उस तीसरे मोर्चे की रूपरेखा जो है वो क्या होगी, लोगों तक क्या बात पहुंचाएंगे उस रैली के जरिए आप? ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी। तो मेरी पार्टी डिसाइड करेगी कि मीटिंग कहाँ हो। जी। लेकिन हमारी रैली जो है हाँ। वो विशालतम रैली होती है जी। और अब के पिछली सारी रैलियों के मुकाबले में ये रैली और ज़्यादा बड़ी है। हमने देखा चौधरी साहब, हरियाणा में जब भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं, चाहे आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, चाहे बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। अब जो गठबंधन सरकार चल रही है, आपको लगता है कि कोई दिक्कतें आएंगी या विधायकों की जो नाराजगी है उसकी वजह से सरकार को कोई संकट आएगा? वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं पार्टियों में, जी। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि सबको एक साथ बिठा करके हम एक निर्णय पर पहुंचे। जी। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रहित का है। जी। जो लोग इस मामले में हमारे साथी और सहयोगी बनेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। अभी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही हैं कि एक विधायक भाजपा का होगा, एक विधायक बीजेपी का मंत्री बनेगा, और लंबे 2 साल से ये मामला लगभग लटकता आ रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विधायकों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी या सब इसी तरह चल पाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता। मंत्रिमंडल बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना ये तो चीफ मिनिस्टर का काम है। उसमें किस विचारधारा के लोग आएंगे, क्या सोच होगी, ये मेरा सब्जेक्ट है। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े कद के राजनेता थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे, आप चीफ मिनिस्टर रहे, दुष्यंत चौटाला आपके पोते डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पुत्रवधू आपकी विधायक हैं, बेटा आपका विधायक है, एक चौटाला गांव से ही 5 विधायक इस समय विधानसभा में। आपको कैसा लगता है ये सब देख के? एक चौटाला गांव से नहीं है, एक परिवार से ही है। परिवार से। जी। राजनीतिक मतभेद होते हैं चौधरी साहब, आपके जो पोते दुष्यंत चौटाला जी उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? ये मुझे नहीं देखना है जी। लोग देखते हैं जी। और उनके कामकाज को कैसे देखते हैं इसका तो सबूत लोगों ने दे दिया। जी। कि दुष्यंत चौटाला को उसके अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे। आज हालत ये है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने उसका हेलीकॉप्टर में उतरने, एक दफा नहीं 3 दफा नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि आम नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से बहुत दुखी है, परेशान है और वो चाहते हैं कि इसको शासन का अंत किया जाए। उसके लिए वो मजबूत तीसरे मोर्चे के पक्ष पर है। निश्चित रूप से हमें तीसरा मोर्चा बनाने में सफलता मिली। जननायक जनता पार्टी के वयोवृद्ध विधायक हैं, सबसे सीनियर बुजुर्ग विधायक राम कुमार गौतम, वो लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली हैं, वो भी लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक जननायक जनता पार्टी पूरी की पूरी या कुछ विधायक आपके साथ शामिल होना चाहें इनेलो में, तो आप स्वीकार करेंगे या उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे? इसका एक ही जवाब है जी। मुझे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति चर्चा करने की आदत नहीं है। ठीक है।
लेकिन आपने चूंकि पूछ लिया इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा कि दुष्यंत चौटाला ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को दादा ना मान करके गौतम को दादा माना था जी और वो फर्जी दादा जो था वो उनको छोड़ के चला गया। जी जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। गठबंधन टूट जाएगा। जी दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं वो अब उनकी पार्टी को छोड़ करके आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो सर आपको एक लंबा अनुभव है राजनीति का, आप आगे क्या होना है वो आप अच्छे से समझते हैं राजनीति में। आपको इस चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव आएंगे अगले, उसमें जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या दिखता है? इसमें किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। जी मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी राजनीतिक दल के पास इस क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं। इनेलो का मुकाबला कांग्रेस से रहेगा विधानसभा चुनाव में, हमारा बीजेपी हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। जी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ मेरी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। तो सर एक कांग्रेस पे भी बात कर लें। देखो कांग्रेस में जब भी कोई अध्यक्ष बनता है उसकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कम मिलती है, चाहे वो अशोक तंवर रहे हों, चाहे आजकल जो शैलजा को कांग्रेस के विधायक हटाने की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस की इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? ये कोई नई बात थोड़ी। जी राजनीतिक पार्टियों में मतभेद होते रहते हैं। ये केवल कांग्रेस में नहीं, दूसरी पार्टियों में भी। जी जेजेपी में भी हो रहे हैं, बीजेपी में भी हो रहे हैं। जी नहीं, लेकिन जब तक अदालती अड़चने नहीं आई थी आपकी पार्टी तो एकजुट थी, आपकी पार्टी के मतभेद तो दिखाई नहीं देते थे। ये आपका प्रबंधन ऐसा था कि या आपका ओरा ऐसा है कि कोई आपके सामने बोल नहीं सकता? ऐसा कुछ तो नहीं है। जी सोच का अंतर है। समूचे राष्ट्र के स्तर पर जी हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित के कामों में रुचि लेती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। तो सब कांग्रेसी भी कई बार जो है दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे और जब कांग्रेस सत्ता में आई 2005 में, तो आप वेट लगा के, जिससे पॉलिटिकली आपको नुकसान हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार का खजाना लबालब था और आपके बाद आने वाली सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं आई। लेकिन आज स्थिति यह है कि हरियाणा सरकार कर्ज में डूबी हुई है। इसकी क्या वजह? थोड़ा सा कर्ज नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी जी तब हमने 2000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में जी और आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। हालत आज ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो इतने कर्ज की वजह क्या है? इतना कर्ज लेने की वजह क्या है? जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए तो इन लुटेरों की जेबों में जा रहा है। क्या क्या समाधान है? अगर एक तो सब जो आप अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन सी आपकी इच्छा है जो उन 5-6 साल में आप पूरी नहीं कर पाए और अगर मौका मिले तो आप वो करना चाहेंगे? आप अतीत में झांक करके देखें। जी हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी। जी मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पे कोई आके दरख्वास्त देगा उसको एक प्रकार की सुविधा प्रदान करें। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और मेरे एक मित्र से मिलने के लिए मैं जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं गया उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गाड़ी रोक के देखा, मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि खिड़की सोनी क्यों है, तो लोगों ने कहा किसी का काम तो होता ही। लोग परेशान होने की बजाय किनारा कर जाते नहीं। हमारी अल्पमत की एक सरकार बनी थी थोड़े से दिन,
हमने उस नीति को बदल दिया था। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हर वर्ष हर गांव में जाता था और गांव के लोगों की दुख तकलीफ जो मांग गांव की तरफ से रखी जाती थी वो हाथ के हाथ पूरी करता था। इसलिए हमारे शासनकाल का वो वक्त लोगों को याद आ रहा है और लोग ये मान के चलते हैं कि अगर इस पार्टी की फिर सरकार बनेगी तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। कोई ऐसा काम साहब जो आप बड़ा काम जो आप हरियाणा के हित में सोच रहे हो कि भाई अगर सत्ता मिली तो ये काम करेंगे, वो कौन सा काम होगा? अभी जैसा आपने बताया जी, हमारी सरकार के वक्त में 3200 बच्चों को नौकरी मिली थी। नौकरी देना चीफ मिनिस्टर का तो काम नहीं, जी, उसके लिए तो बोर्ड बनी हुई। लेकिन मेरे जो में ये इल्ज़ाम लगा करके और मुझ पर मुकदमा बनाया गया और साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल की सजा। अब मैंने एक फैसला किया, जी, सरकार बनाना तो लोगों का काम है। सरकार अब की हमारी बनेगी तो मैं हर बच्चे को, चाहे कोई किसी भी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी वर्ग का है, उसको सरकारी नौकरी देंगे। जी, अगर किसी बच्चे के माँ बाप ने वोट डालने के मामले में कोई गलत निर्णय लिया तो उसका दखल नहीं मानना। किसी बच्चे की योग्यता का नुकसान उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, क्योंकि गांव का, कस्बे का, शहर का कोई बच्चा अगर योग्यता के आधार पर अच्छे पद पर होगा तो लोगों की भलाई की बात सोचेगा कि अभी सर अभय सिंह चौटाला ने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के और चौटाला साहब को इस मामले में फंसाया और सजा करवाई उनको। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के 7 विधायकों की तरफ से एक बयान आया कि जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो तो कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले हुए थे और किसी एक IAS अफसर की शिकायत के आधार पर दर्ज हुए थे। ये अभय सिंह चौटाला जी की बात और कांग्रेस के विधायकों की बात लोगों ने पढ़ ली और देख ली, आपका क्या मानना है इसमें? मैं यही प्रश्न पलट के आपसे पूछूंगा जी सर, कि जिस अधिकारी की शिकायत की बात की जाती है, शिकायत करने वाले की भी सजा हमारे साथ ही जी, वो भी 10 साल की सजा होती है। तो आपने ये कहीं देखा कि कोई शिकायत करने वाले को भी सजा होती है? देखा तो नहीं, शायद पहला ही उदाहरण रहा होगा ऐसा। तो इस सरकार ने इस किस्म के कितने गलत काम किए हों, मैं उसका उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लगेगा। जी, तो साहब आखिरी सवाल ये है कि केंद्र सरकार की आखिरी आज का है, सदा के लिए नहीं सर, आज के लिए यार, आप फिर मौका देंगे तो हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। ये सवाल ये था कि केंद्र सरकार की जो शर्तें थी रिहाई की वो आप पूरी करते थे, फिर भी आपको रिहा करने में 2-2.5 साल का समय लग गया। ये किसने किया? बीजेपी की केंद्र की सरकार ने किया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की वजह से देरी हुई? ये देरी क्यों हुई? मतलब सरकार की सोच गलत थी। जी, तो सरकार के दिमाग में एक बात थी जी सर, कि जब चौटाला जेल से बाहर आएगा तो सत्ता में परिवर्तन हो, जी, उनकी सरकार बनेगी और तुम्हारे किए हुए कुकर्मों की तुम्हें सजा मिलेगी, जो निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी। जी, जैसा मैंने अभी पहले बताया, हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। 3200 बच्चों को नौकरी देने के लिए तो मुझे 10 साल की सजा हुई। और आप सुन के हैरान होंगे कि जिन बच्चों को मैंने नौकरी दी उनकी तो प्रमोशन ना होगी, तो मैं सजा से भी ज़्यादा सजा जेल में काट के आया। इसलिए अब के चाहे मुझे फांसी टूटना पड़े, मैं हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दूँ। शुक्रिया चौधरी साहब पंजाब के इस बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिनका ये मानना है कि
3200 बच्चों को नौकरी देने के एवज में उन्हें सजा हुई थी। अगर वो फिर सत्ता में आते हैं तो हरियाणा में हर बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए। चौटाला साहब का ये भी मानना है कि निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का तीसरा मोर्चा बहुत जल्दी ही गठित होगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।